जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। पेपर का सबको पता चल ही गया होगा, 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। आपने अगर अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, लिंक जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, आज 4 तारीख हो चुकी है, लगभग 9 से 10 दिन का टाइम आपके पास बचा है और ये वो पीक टाइम है जिस पर आप जितना हो सके उतनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है आपको अगले 1-2 साल तक देखने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है। तो महान्यायवादी का कर्तव्य आपको कौन सा देखने को मिल रहा है इनमें से? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना किसका कर्तव्य है? महान्यायवादी का। क्वेश्चन आ जाए कि महान्यायवादी का नियुक्ति किस आर्टिकल में है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति आपके किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 यानी कि अनुच्छेद नंबर 76 में आपके किसकी नियुक्ति है? महान्यायवादी की। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको महान्यायवादी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणि है। कौन है? आर वेंकटरमणि है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बात आती है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो जैसे न्यायवादी की नियुक्ति आपकी आर्टिकल नंबर 76 में है, उसी तरीके से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148 में। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाद में कहीं आपको पछताने का मौका भी ना मिले। उससे अच्छा है कि आप अभी इनको इस तरीके से याद करके जाओ कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। तो भारत के न्यायवादी की नियुक्ति 76 में है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस में है? आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? घेंगा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। गलसुआ आपने सुना होगा, ठीक है, गलसुआ। तो वही रोग है जिसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण गले के अगले भाग में क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को बोला जाता है हार्मोन का ड्रैकुला। पीनियल ग्रंथि को क्या बोला जाता है? हार्मोन का ड्रैकुला बोला जाता है। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कला आश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया? तो कथक नृत्य से किसका संबंध है? जिन्होंने कला आश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था वो थे पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, कला आश्रम नाम से स्वयं का नृत्य विद्यालय किसने शुरू किया था? पंडित बिरजू महाराज ने। अब कथक नृत्य के कलाकार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शंभू महाराज का संबंध भी कथक से है, अच्छन महाराज का संबंध भी कथक से है, बिरजू महाराज का संबंध भी कथक से है और लच्छू महाराज का संबंध भी किस नृत्य से है? कथक से है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। दमयंती जोशी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। सोवना नारायण का संबंध किससे है? कथक से है। और गोपी कृष्ण का संबंध भी किससे है? गोपी कृष्ण, इनका संबंध भी किससे है? कथक नृत्य से है। तो इन सबको आप याद रख लीजिए। सितारा देवी इनमें से इम्पोर्टेंट है, मतलब सबके सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सितारा देवी थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर।
झारखंड में मवेशियों के सम्मान में खालिस्तान दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है। तो झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन क्या मनाया जाता है? सोहराय मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा की जाती है। उसी तरीके से झारखंड में अगले दिवाली के अगले दिन क्या मनाते हैं? सोहराय मनाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बार बार बता देता हूँ मैं, हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल का नाम है सीपी राधाकृष्ण। सीपी राधाकृष्ण। अब बात करते हैं झारखंड के लोक नृत्यों की। तो छऊ लोक नृत्य किसका है? झारखंड का। छऊ उड़ीसा का भी है, छऊ पश्चिम बंगाल का भी है और छऊ झारखंड का भी है। पाई का लोक नृत्य ये उड़ीसा का भी है और किसका है? झारखंड का। झुम इर ये भी झारखंड का है। डोम कच्छ ये भी उड़ीसा का झारखंड का है। और लहसुआ ये भी झारखंड का है। झुमता ये भी झारखंड का है। फगुआ, ठीक है, फगुआ इनमें इंपॉर्टेंट है। फगुआ भी कहाँ का है? झारखंड का। तो झारखंड के लोक नृत्य क्लियर, छऊ, पाइका, झुमइर, डोम कच्छ, लहसुआ, झुमता और फगुआ। इसके अलावा लिखना चाहो तो लिख लो पांता, ये भी कहाँ का है? झारखंड का है। तो देखिए दिल्ली पुलिस के लिए मैं डेली आपके लिए मेहनत करता हूँ, लगभग 3 से 4 वीडियो डेली अपलोड करते हैं चैनल पर। ये सब हम आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद में आप ये बोलना मत कि सर ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया और हमसे नहीं हुआ, ठीक है। डेली मैं आपको लोक नृत्य करवाता हूँ, डेली मतलब मुख्यमंत्री, राज्यपाल करवाता हूँ, डेली उनके त्योहार करवाता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के। अब उसमें से आप देख सकते हो स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो 15 से 35 वर्ष का। अब आप बोलोगे सर कि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, लिख लीजिए। 2023 का IPL फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 2023 का जो IPL का फाइनल मैच है वो किस शहर में आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। IPL 2023 की बात करें तो 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां। इसका विनर कौन था? CSK था। CSK ने इसको कितनी बार जीता है IPL को? 5 बार। रनर अप यानी कि उपविजेता कौन था? उपविजेता था गुजरात टाइटंस। CSK के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जब एग्ज़ाम आपके सामने होगा, पेपर आपके सामने होगा, तब आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। बात करते हैं गुजरात, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है तो करंट अफेयर से अहमदाबाद से क्वेश्चन आएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन क्लियर। 7वें पे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती है? लू हवा कहाँ पर नहीं चलती है? गोवा में नहीं चलती है। बाकी पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में आपकी लू हवा चलती है गर्मियों के मौसम में। तो गोवा से क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, तो दम देनी बता देना प्रमोद सावंत, ठीक है। राज्यपाल का नाम आएगा, जल्दी से बता देना श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अब गोवा के लोक नृत्य भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखो द ढेलो लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। घोड़े मोदनी ये लोक नृत्य भी कहाँ का है? गोवा का है। गोफा ये भी गोवा का है। मांडो लोक नृत्य ये भी गोवा का है। धनगर इसके अलावा फुगड़ी ये भी गोवा का है। और टोनी मेल ये भी कहाँ का है? गोवा का है। अब इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर, द ढेलो इम्पोर्टेंट है, धनगर इम्पोर्टेंट है और फुगड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री पता चल गया प्रमोद सावंत, राज्यपाल पता चल गया श्रीधरन पिल्लई, और लोक नृत्य द ढेलो, घोड़े मोदनी, गोफा, मांडो, धनगर, फुगड़ी, टोनी मेल, ये सारे के सारे क्या हैं? गोवा के लोक नृत्य हैं। गोवा में भाषा कौन सी बोली जाती है? कोंकणी।
बजट घाटा क्या है? तो बजट घाटा क्या है? राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता क्या है? बजट घाटा है। इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो 1994 में राय कूडर के साथ द ए मीटिंग बॉय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता किसने? विशु मोहन भट्ट ने। विशु मोहन भट्ट क्या बजाते हैं सर? मोहन वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मोहन वीणा। सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार किसने जीते हैं? पंडित रविशंकर ने। कितनी बार जीता है? 5 बार। और पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। और जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं सर? तबला बजाते हैं। पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी मिल चुका है 1998 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए 1 बाई 1, ठीक है, तभी आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। तो विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। मोहन वीणा ये बजाते हैं। पंडित रविशंकर को सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी मिला है भारत में, 5 बार मिला है। सितार बजाते हैं। 1998 में इनको भारत रत्न भी मिला है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया गया जाता है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? कथकली नृत्य के लिए, ठीक है। ये जो सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र है, ये किसके लिए किया गया था? किया जाता है कथकली के लिए। कथकली लोक नृत्य किसका है? केरल का है। अब कथकली नृत्य के कलाकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिखो मिलेना साल्विनो। मिलेना साल्विनो किसकी कलाकार है? कथकली की। मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई। शांता राव। शांता राव। कलामंडलम गोपी। कला मंडलम गोपी। इसके अलावा गुरु गोपीनाथ। गुरु गोपीनाथ। इसके अलावा कनक रेले। कनक रेले। और इसके अलावा रागिनी देवी, ठीक है। सारे याद कर लीजिए, मिलेना साल्विनो, मृणालिनी साराभाई, शांता राव, कलामंडलम, गुरु गोपीनाथ, कनक रेले, रागिनी देवी, सबका संबंध किससे है? कथकली नृत्य से है। और कथकली नृत्य आपके किस राज्य का है? गोवा का है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन क्लियर। 11वें पे बढ़ते हैं। एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाता है, वह 5 मीटर तक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो सबसे पहले तो आपको कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। कार्य का सूत्र होता है बल इनटू में विस्थापन। बल इनटू में विस्थापन जो है किसका सूत्र होता है? कार्य का। बल कितना लगाया? 7 न्यूटन का। विस्थापन कितना? देखो 5 मीटर तक गति करते, यानी कि वो मान लो यहाँ थी, तो यहाँ से कहाँ चली गई? यहाँ तक, यानी कि इसने कितनी दूरी की गति की? 5 मीटर की। तो ये जो विस्थापन इसका वो कितना हुआ? 5 मीटर। तो 7 पंजे 35। अब देखो 35 यहाँ भी है, 35 यहाँ भी है। अब आपको पता होना चाहिए कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। और जूल आपको कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में। तो 35 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इनटू में विस्थापन, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पर। राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय क्या है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई राशि। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चा। आपसे पूछ ले कि घर का खर्चा क्या होता है, तो घर का खर्चा भी तो यही होता है। प्रतिदिन घर के खर्चों पर जो राशि व्यय की जाती है उसको क्या बोला? घर का खर्चा बोला जाता है। अब सरकारी कार्यों के लिए जो राशि व्यय की जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? राजस्व व्यय बोला जाएगा। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये जो कैलाश पर्वत है ये कहाँ पर है? चीन में है। चीन का राष्ट्रीय खेल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है, ठीक है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। इसी तरीके से आपसे पूछ ले बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए भारत के पड़ोसी देशों से। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? 1926 में। क्वेश्चन आ जाए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को।
कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। कब की थी? 1926 में की थी। क्लियर कर लीजिए, ठीक है। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो माई स्टोरी किस महिला लेखिका की बायोग्राफी है? कमला दास की है। अमृता प्रीतम पंजाबी लेखिका है। कौन सी है? पंजाबी लेखिका है। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है कौन? आशापूर्णा देवी। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1976 में मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1976 में मिला था। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। आशापूर्णा देवी एक बंगाली लेखिका थी, ठीक है। कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कर का भुगतान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए गए हैं। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं इनको रखा गया है 51A में, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको रखा गया है आर्टिकल 21A में, ठीक है। सारी बातें क्लियर कर लीजिए। बिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बिटारी मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। एक आपसे पूछा जाता है कि जो भीतरगांव मंदिर कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? तो भीतरगांव का जो मंदिर है ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के भी लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिखिए एक एक करके। चरकुला, ठीक है, चरकुला लोक नृत्य। इसके अलावा रासलीला, ठीक है। कथक यहाँ का क्या है? क्लासिकल डांस है, ये भी लिख लीजिए। ख्याल, नौटंकी, दादरा, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कजरी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो कजरी और चरकुला दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। तो बिटारी मंदिर उत्तर प्रदेश में है, साथ में भीतरगांव का जो मंदिर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चरकुला, रासलीला, कथक, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी, ठीक है। सबको लिख लीजिए। खालिस्तान के सिद्दियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। उनका सिद्दी धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो किसकी है? उत्तर गुजरात की। गुजरात के मुख्यमंत्री मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ, भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। और राज्यपाल का नाम क्या है? तो राज्यपाल का नाम है सर आचार्य देवव्रत। राज्यपाल का क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के लोक नृत्यों की बात करें तो गरबा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। डांडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बवई, ये राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है। टिप्पणी इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। पधर, पैधैर्य और हूड़ो, ठीक है। ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये गुजरात के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो सबको याद कर लीजिए। मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। लोक नृत्य हो गए गरबा, डांडिया, बवई, टिप्पणी, पधर और हूड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते हैं? तो तीसरे संस्करण में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा 5वां संस्करण, तो 5वें संस्करण की मेज़बानी किसने की? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया, ये बात भी ध्यान रखिए। 5वें संस्करण का जो शुभंकर था उसका क्या नाम था? आशा था। इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। क्या क्या जीता है सर महाराष्ट्र ने? 56 तो जीते हैं गोल्ड, 55 जीते हैं इन्होंने सिल्वर, और 50 जीते हैं इन्होंने ब्रॉन्ज। और सेकंड नंबर पर रैंक किसकी है? तो सेकंड नंबर पर रैंक है किसकी? हरियाणा की, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण क्लियर 2023 में हुआ। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। कितने शहरों में हुआ? 6 शहरों में हुआ। शुभंकर का क्या नाम था? आशा था।
सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? महाराष्ट्र ने जीते। 56 गोल्ड जीते, 55 सिल्वर जीते और 50 ब्रोंज जीते। सेकंड नंबर पर कौन था? हरियाणा था। इस बात को भी आप लिख लीजिए, ये बात भी एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, इसका जो मतलब जो आधिकारिक सॉन्ग था वो क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस वर्ष के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव किया गया था? तो ये कब किया गया था सर? 1940 में किया गया था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया? द गाइड। तो सर फिर ये द गाइड किसने लिखा है? तो ये द गाइड किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। ठीक है। शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो शुभमन गिल का सबको पता है, क्रिकेट से संबंधित है। शुभमन गिल को आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप मिली है। कौन सी कैप मिली है? ऑरेंज कैप मिली है। ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? तो देखो, उस्ताद शफात अहमद खान, ये क्या बजाते हैं सर? ये तबला बजाते हैं। ठीक है। राजरतन पिल्लई ये क्या बजाते हैं सर? ये नाद स्वरम बजाते हैं। क्या बजाते हैं? नाद स्वरम बजाते हैं। अली अहमद हुसैन ये क्या बजाते हैं सर? ये शहनाई बजाते हैं। तो सितार इनमें से कौन बजाते हैं? पंडित रविशंकर बजाते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।